हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपकी एमएलएस यूनिवर्सिटी उदयपुर की बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आने वाले समय में एमएलएस से संबंधित जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी यूनिट सेकेंड की। यूनिट फर्स्ट की हमने पहले बात कर ली है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकेंड के संसदीय प्रकार और ब्रिटेन संविधान की। तो ब्रिटिश संविधान की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि ब्रिटेन के संविधान का ऐतिहासिक विकास क्या कैसे हुआ, स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि ब्रिटेन का जो संविधान कैसे लिखा गया है, किस प्रकार विकसित हुआ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रिटिश संविधान की, तो ब्रिटेन का संविधान एक लिखित संविधान नहीं है, बल्कि एक विभिन्न ऐतिहासिक सूत्रों, दस्तावेजों, विधियों, न्यायिक निर्णय, परंपराओं का मिश्रण है। यहाँ पर लिखित संविधान नहीं पाया जाता है, अलिखित संविधान है। यहाँ पर इसका विकास क्रमिक ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से हुआ है। ब्रिटेन के संविधान का विकास जो है निम्नलिखित चरणों में हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा 1215 में प्रस्तावित किया गया था। यह दस्तावेज जो है आपका राजा जॉन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, जो कि सुनिश्चित करता है कि राजा भी कानून के अधीन होगा। मैग्ना कार्टा के बाद जो है आपके ब्रिटेन का संविधान धीरे धीरे विकसित होता गया। इसके बाद जो है आपका पेटिशन ऑफ राइट्स आया था, जो कि 1628 में आया था। इसमें कहा गया कि चार्ल्स प्रथम की मनमानी को रोका गया, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की गई, यानी कि आपके नागरिकों के फंडामेंटल राइट की जो है सुरक्षा की गई। इसके अलावा कर वसूली, निरंकुश गिरफ्तारी को विरोध किया गया, यानी कि निरंकुश यानी किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी को अचानक नहीं किया जाएगा, उसका विरोध किया गया। इसके अलावा आपके हैबिकस कॉर्पस एक्ट, जो कि 1679 में प्रस्तावित किया गया था। यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी को सुनिश्चित करता है। न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि वे अवैध गिरफ्तारी को रोक सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है बिल ऑफ राइट्स, जो कि 1689 में प्रस्तावित किया गया था। यहाँ पर यह दस्तावेज संसद की सर्वोच्चता स्थापित की, राजशाही को सीमित कर दिया था इसने। इसके अलावा संसद की अनुमति के बिना कर लगाने, सेना रखने जैसे अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद जो है आपका आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे 1707 में प्रस्तावित किया गया था, जिसके अनुसार उत्तराधिकारी विनिमय किया गया। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई, यानी कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। इसके बाद जो है न्यायपालिका स्वतंत्र हो गई थी ब्रिटेन में। धीरे धीरे आपका ब्रिटेन का संविधान विकसित होता आ रहा है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको। अगर हम बात करें यहाँ पर यूरोपीय संघ और पार्लियामेंट एक्ट 1911 से 1949 के बीच में आए थे, जिसमें लॉर्ड ऑफ हाउस की शक्ति सीमित कर दी गई थी। इसके अलावा हाउस ऑफ कॉमन्स की जो प्रधानता यह शक्ति को वृद्धि की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, यूरोपीय समुदाय एक्ट या अधिनियम 1972 में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें ब्रिटेन जो है आपका यूरोपीय संघ में शामिल हो गया था। इसके अलावा 2020 में जो है अभी थोड़े सालों पहले ही आपके जो है ब्रिटेन इस यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष ये हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है आपका। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपके ब्रिटेन में संवैधानिक परंपरा यानी कि कन्वेंशन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो ब्रिटेन में जो है संवैधानिक परंपरा क्या है, कन्वेंशन क्या है, इस पर प्रकाश डालना है। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ब्रिटेन का संविधान पूर्णतः लिखित संविधान नहीं है, इसीलिए यहाँ पर संवैधानिक परंपरा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन पाया जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वे अप्रचलित नियम होते हैं जो कि कानून का रूप नहीं लेते हैं, लेकिन राजनीतिक संवैधानिक आचरण निर्देशित करते हैं। यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान की कुछ परंपराएं यहाँ पर दे रखी है। आइए देखते हैं वन बाय वन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहली परंपरा है संवैधानिक लचीलापन। परंपराएं संविधान को लचीला बनाती है, समय के साथ परिवर्तित हो सकता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें, सेकेंड परंपरा हो जाती है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व। परंपराएं यह सुनिश्चित करती है कि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कॉमन्स का एक सदस्य होना चाहिए। अगर हम बात करें, तीसरी परंपरा हो जाती है राजशाही की सीमाएं। यहाँ पर राजा और रानी को प्रतीकात्मक औपचारिक भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका चौथी परंपरा हो जाती है सरकार का गठन। यह परंपरा सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है, भले ही वो कहीं लिखा ना हो। अगर हम बात करें, आपका जो है पांचवी परंपरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। छठी परंपरा हो जाती है आपकी प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर आप निष्कर्ष देख सकते हैं, निष्कर्ष जरूर लिखकर आना पेपर में। इसके अलावा अगर हम बात करें,
तीसरा प्रश्न हो जाता है यहाँ पर कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा पर विवेचना कीजिए। इसका आंसर की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कानून का शासन एक ऐसी संवैधानिक अवधारणा है जिसके अनुसार शासन का संचालन कानून के अनुसार ही होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार। यह अवधारणा ब्रिटिश संविधान का एक केंद्रीय स्तंभ है और इससे प्रमुख रूप से प्रोफेसर A.V. डाइसी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगर हम बात करें डाइसी के अनुसार रूल ऑफ लॉ की 3 प्रमुख तत्व होते हैं। इसमें पहला तत्व हो जाएगा आपका कानून की प्रधानता। इसमें कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, न ही राजा, न ही संसद, न ही नागरिक, सभी के लिए एक समान कानून है। राज्य की शक्ति कानून से नियंत्रित होती है। नेक्स्ट जो है आपका दूसरा तत्व हो जाएगा व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा। तीसरा तत्व हो जाएगा आपके न्यायिक निर्णयों की प्रधानता। तो ये जो है आपके डाइसी के जो है इंपॉर्टेंट तत्व हो जाते हैं, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें ब्रिटेन के रूल ऑफ लॉ की प्रासंगिकता यानी कि विशेषता, तो यहाँ पर राजा या प्रधानमंत्री भी न्यायालय के आदेश की पालना करनी होती है, वो बाध्य हैं। अगर हम बात करें किसी भी को भी गिरफ्तार तभी किया जा सकता है जब उसके विरुद्ध वैधानिक आधार हो। यहाँ पर अदालतें वैध सरकारी कार्रवाई को रद्द कर सकती है। आलोचना भी यहाँ पर दे रखी है, तो आलोचना भी पढ़ लीजिएगा और निष्कर्ष भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका 4th क्वेश्चन हो जाएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका एवं शक्ति को समझाइए। तो 1 बाय 1 हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की भूमिका और शक्ति क्या है और मंत्रिमंडल की शक्ति क्या है और भूमिका क्या है। तो आइए देखते हैं। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की केंद्रीय भूमिका होती है। इसके अलावा सरकार प्रमुख होती है जबकि मंत्रिमंडल इसकी सहायता करता है। दोनों की संवैधानिक परंपरा और राजनीतिक प्रथाओं से निर्धारित होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका प्रधानमंत्री की भूमिका तो और शक्ति की, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। इसके अलावा कैबिनेट की अध्यक्षता करता है, कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है, एजेंडा तय करता है। इसके अलावा मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बर्खास्ती कर सकता है प्रधानमंत्री। इसके अलावा अगर हम बात करें चौथी शक्ति हो जाती है यहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व। तो ये आपके प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और भूमिका हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नीति निर्माण में मंत्रिमंडल सहायक होता है, प्रशासनिक कार्य में सहायक होता है, संसदीय उत्तरदायित्व होता है मंत्रिमंडल का। इसके अलावा आपके वित्तीय नियंत्रण यानी कि मंत्रिमंडल जो है आपके वित्त यानी कि बजट का निर्माण, सरकारी व्यय की योजना बनाना मंत्रिमंडल का कार्य होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके विधिक प्रक्रिया में भागीदारी जो है आपका मंत्रिमंडल लेता है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें आपका 5वां प्रश्न हो जाएगा संसदीय संप्रभुता यानी कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं महत्व, इसके अलावा सीमाएं, निष्कर्ष। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का मूल आधार संसदीय संप्रभुता की अवधारणा है। इसका अर्थ है कि संसद सर्वोच्च विधायी संस्था है और वो कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी कानून रद्द कर सकती है। इस सिद्धांत के सबसे बड़े प्रवक्ता जो है A.V. डाइसी थे। A.V. डाइसी प्रमुख प्रवक्ता इस सिद्धांत के थे। आइए देखते हैं संसदीय संप्रभुता के प्रमुख बिंदु। तो यहाँ पर संसद सर्वोच्च होती है। ब्रिटिश संसद को किसी भी न्यायालय या संस्था द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है, कोई भी कानून बना सकती है संसद। इसके अलावा किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, वह चाहे नागरिक हो, धर्म हो, अर्थव्यवस्था हो, शासन से संबंधित हो। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा भविष्य की संसद बाध्य नहीं है। वर्तमान संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को भविष्य की संसद रद्द कर सकती है, संशोधित कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके संसदीय संप्रभुता के जो है कुछ महत्व यहाँ पर दे रखे हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 3-4 महत्व आप दे रखे हैं, पढ़ लीजिएगा, इनको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ सीमाएं यहाँ पर दे रखी है संसद की संप्रभुता पर। अगर हम बात करें आपका निष्कर्ष भी पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें आपका 6ठा प्रश्न हो जाएगा ब्रिटेन में प्रत्योजित विधान यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, व्याख्या कीजिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में आपको बताना है। इसके लेजिस्लेशन उस विधायी प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें संसद अपनी कुछ शक्तियां जो हैं कार्यपालिका अन्य प्राधिकरणों को सौंप देती है ताकि कानून के क्रियान्वयन हेतु नियम
या उपविधियां बना सके। इसका कारण क्या है? इसके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाने का कारण क्या है? तो समय की कमी। संसद के बाद सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए कोई समय नहीं होता है। तकनीकी विषय होते हैं जिसके कारण संसद के पास समय नहीं होता है, इसलिए आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाया जाता है। लचीलापन, ताकि काम जल्दी हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कुछ प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रकार डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ प्रकार यहाँ पर। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा ऑर्डर्स ऑफ इन काउंसिल, इसके अलावा बाई लॉ भी आपका 3 प्रकार हो जाते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के। नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा, समीक्षा समिति के माध्यम से। न्यायपालिका द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 7वां प्रश्न हो जाएगा आपका, ब्रिटेन की दल प्रणाली पार्टी सिस्टम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको बताना है कि ब्रिटेन में दल प्रणाली कैसे काम करती है। तो आइए देखते हैं। ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। कभी कभी हम 3 दल की बात भी करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें 2 दलों की, प्रमुख दल कौन कौन से हो जाते हैं ब्रिटेन में? तो पहला जो है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी हो जाती है आपकी लिबरल पार्टी। यहाँ पर 3 पार्टियां भी पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः ये दोनों ही जो है शासन करती है ब्रिटेन में। अगर हम बात करें कुछ विशेषता यहाँ पर हो जाएगी। द्विदलीय सर्वोच्चता, यहाँ पर 2 दलों की सर्वोच्चता है। स्थायित्व, सरकार बनाती है, स्थायी सरकार बना सकती है। इसके अलावा स्पष्ट वैचारिक मतभेद, दोनों में जो है वामपंथी और कंजर्वेटिव पार्टी के परंपरागत विचार यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो है विपक्ष की सक्रियता यहाँ पर होती है और अन्य दलों की भूमिका भी यहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि लिबरल, डेमोक्रेट, स्कॉलिस्ट, नेशनल पार्टी पाई जाती है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ निष्कर्ष यहाँ पर दे रखा है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें इसका पीडीएफ जो है, इससे पहले जो फर्स्ट यूनिट मैंने बताई थी उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट यूनिट का पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में एमएलए से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं एमएलए से संबंधित जानकारी डालता रहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।